नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +1 की हिस्ट्री की बुक है उसका ये चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मेसोपोटामिया के शहरों के महत्व के बारे में हमने पढ़ा था, उनमें जाना था किस तरीके से उनमें जो शहरी जीवन का जो इम्पोर्टेंस था, महत्व था, किस तरीके से वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए सेवाओं का जो महत्व था वो दिया जाता था, और गांव की तुलना में जो शहरों का वर्गीकरण विभाजन जो श्रम विभाजन के ऊपर निर्भर था, किस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था और किस तरीके से उनको व्यापार, उत्पादन और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता था। किसी भी देश के विकास के लिए जिस तरीके से हमने आज के वर्तमान परिवेश के अंदर या माहौल के अंदर हम देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए शहरों का जीवन है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, और जिस तरीके से शहरों का जीवन शैली अपनाई जाती है उस तरीके से जो रिसोर्स या रॉ मटेरियल के लिए गाँव या कस्बों के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बन जाती है या निर्भर रहती है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के बनाने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसी के द्वारा पदार्थों की आदान प्रदान प्रोडक्शन करने के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता बनाने के लिए या अन्य संसाधनों का प्रयोग करने के लिए किस तरीके से उनके जो साधनों का, वस्तुओं का प्रयोग है वो किया जाता है, वो काफ़ी कुछ मात्रा में गांव की अर्थव्यवस्था के द्वारा ही उनकी पूर्ति है वो की जाती है। तो इसी से रिलेटेड हमारा आगे का जो आज का पॉइंट है, हमारा जी 4th लेक्चर है, जिसके अंदर किस तरीके से जो मेसोपोटामिया शहर के अंदर जो माल की आवाजावी थी वो किस तरीके से उनके द्वारा किया जाता था, वर्गीकरण, विभाजन, औजारों का, उनकी एक तरह से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को ले जाने लाने के लिए तो किस तरीके से उनका इम्पोर्टेंट है वो माना गया था। इन सभी का जो व्यवस्था है वो किस तरीके से बनाई गई थी, तो उन सभी का जो वर्णन है वो दिया गया। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, यहाँ उनके खनिज संसाधनों का अभाव था। जिस तरीके से उनमें व्यवस्था अपनाई जाती थी, उनका वर्गीकरण, व्यापारिक जो परिवेश था वो बनाया जाता था, जिस तरह के संसाधनों के द्वारा उनका उपयोग है वो किया जाता था, तो उसके अलावा यहाँ जो जितने भी रॉ मटेरियल के अलावा जो खनिज संसाधनों की थी वो मेसोपोटामिया के अंदर काफ़ी कुछ जो इतने अपार संसाधन है वो नहीं पाए जाते थे। तो वहाँ की जो खेती की तुलना में हम देख सकते हैं काफ़ी उन्नत और विकसित जो शैली और उनकी जो मृदा थी वो पाई जाती थी, लेकिन अन्य खनिज पदार्थों की वहाँ पर कमी है वो पाई जाती थी। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे या आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। तो जितने भी, जैसे हमने बताया कि जो उत्तर का एरिया था वो वहाँ पे नदियों की जो पर्वतीय मैदान जो क्षेत्र पाए जाते थे, और दक्षिण के अधिकांश भागों के अंदर औजार, मोहरे, आभूषण बनाने के लिए जो भी पत्थर वगैरह थी उनकी कमी है वो पाई जाती थी, क्योंकि वो जो जगह थी वो समतल थी और वहाँ पर कृषि कार्य से संबंधित है वो क्रियाविधि वो अपनाई जाती थी। कृषि उन्नत किस्म की थी, लेकिन संसाधन है वहाँ खनिज पदार्थ है वो नहीं पाए जाते थे। इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए और नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, और औजार, पात्र तथा गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। तो जितने भी संसाधनों का वहाँ उपयोग किया जाता था उसके अंदर लकड़ी, गाड़ियाँ और गाड़ियों के पहिए जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए उनका इम्पोर्टेंट रोल माना जाता था, तो वह सभी संसाधन थे वो दक्षिण भाग के अंदर इन सभी पदार्थों का अभाव है वो पाया जाता था। और जिस तरीके से जो ये धातुएं होती है वो औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, तो उन सभी की उपलब्धता थी, वहाँ पर किसी तरह की ज़्यादा मात्रा में भंडार है वो नहीं पाए जाते थे। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा,
चांदी, सोना, सीपी तथा विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की तथा ईरान तथा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा तथा कृषिजन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात है वो करते थे। तो जितने भी जो अन्य धातुएं वगैरह जिनका निर्माण या जिनकी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उनकी अर्थव्यवस्था के लिए या रॉ मटेरियल के लिए माना जाता था, तो वो सभी संसाधन थे वो जो प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग थे, तो वहाँ उनका प्रोडक्शन या किसी भी तरह के जो खनिज पदार्थ उनका अभाव पाया जाता था। और जितने भी जो लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, सीपी, जो अन्य जो औजार इतनी जो ये पत्थर या जो धातुएं थी, उन सभी को उनका जो आयात था वो अन्य देशों के द्वारा उनका किया जाता था। तो तुर्की ईरान का जो एग्जाम्पल है वो इसके अंदर दिया गया है। और जब ये चीज़ें मंगवाई जाती थी उनके लिए, ये तांबा, रागा, जो भी धातुएं मंगवाई जाती थी, तो इनके बदले में वो जो क्या करते थे मेसोपोटामिया के लोग, तुर्की और ईरान के लोगों को जो अन्य कृषि और इनके संबंधित जो अन्य कपड़ा और या कुछ अन्य जो चीज़ें थी वो उनको निर्यात उनके बदले में करते थे। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं तुर्की और ईरान से धातुएं मंगवाई जाती थी और उन सभी को जो कृषि और कपड़ा से संबंधित जो चीज़ें मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा उनका प्रोडक्शन है वो किया जाता था और उनके द्वारा उनको तुर्की ईरान के अंदर भेजा जाता था। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती की बहुत कम गुंजाइश होती थी। तो तुर्की और ईरान के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते थे वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने की वजह से ही जो ये पदार्थों का वो निर्यात है वो ईरान इराक की तरफ है वो करते थे। और अन्य जो कृषि से संबंधित या खाद्य सामग्री थी या कृषि की जो उपज होती थी वो काफ़ी कम मात्रा में होती थी। और इसकी वजह से कृषि कार्य से संबंधित जो कार्य थे वो काफ़ी कम करने की वजह से ही सभी जो वस्तुओं का जो क्या किया जाता था, आयात है ईरान इराक के अंदर, तुर्की के अंदर किया जाता था। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता था जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों तथा विनिमय को निर्देशित करने में सक्षम हो। तो जिस तरीके से इनके संसाधनों का प्रयोग है वो किया जाता था उनका आयात और निर्यात करने के लिए, जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके राजा या अन्य संस्थाएं थी, उन सभी के द्वारा विदेशों से आयात निर्यात का कार्य वो किया जाता था। उनके द्वारा मंगवाने का कार्य है, उनके कंट्रोल करने का कार्य है। तो सभी ये पदार्थ थे वो तुर्की और इराक के द्वारा, ईरान के द्वारा ये मंगवाए जाते थे और किसी न किसी के सामाजिक संगठन के द्वारा उनका कंट्रोल है किया जाता था। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों में से संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। तो जिस तरीके से उनका कंट्रोल करने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए, संसाधनों का प्रयोग करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल माना गया था और काफ़ी अधिक मात्रा में उनका जो प्रयोग है वो किया जाता था। तो इसकी वजह से क्या होता था, कोई ना कोई जो सामाजिक संगठन या राज्य या उनकी प्रजा के द्वारा उन सभी का कंट्रोल है वो किया जाता था और वो मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में उसका इम्पोर्टेंट रोल माना जा सकता है। क्योंकि इन सभी संसाधनों का प्रयोग करने के लिए, उनका व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो संभवतः उनकी ज़रूरत है वो पड़ी थी। तो सबसे पहले उनकी प्रचलन की शुरुआत ही वो तुर्की ईरान के द्वारा समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। शिल्प, व्यापार तथा सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जिस तरीके से इन व्यवस्थाओं के लिए कृषि या अन्य धातुओं के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता था, लोगों के द्वारा इनका मंगवाया जाता था, तो ठीक इसी तरीके से ही इन सभी वस्तुओं के लिए कृषि कार्य व्यवस्था अपनाने के लिए जो परिवहन व्यवस्था थी, यानी कि आदान प्रदान, आयात निर्यात के लिए संसाधनों का प्रयोग करने के लिए जितने भी विकसित संसाधन थे उनका एक दूसरे देश के द्वारा उनका प्रयोग किया जाता था। काफ़ी अधिक मात्रा में किस तरीके से उनको आयात निर्यात है वो कर सकते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो जाता था परिवहन की व्यवस्था और उसके लिए जो शहरी विकास डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल माना जा सकता था। क्योंकि विकास और अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी क्रियाएँ थी वो ग्रामीण और शहरी तुलना में ग्रामीण और शहरों की तुलना में ग्रामों की तुलना में भी शहरों में ये व्यवस्था थी वो ज़्यादा पाई जाती थी। क्योंकि जो शहरी डेवलपमेंट है वो चाहे वो नदी के किनारे हुए हों या चाहे आप
औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई हो, तो कहीं ना कहीं जो शहरीकरण का डेवलपमेंट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल है वो माना जा सकता है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज तथा काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था और पशुओं के चारे आदि या फिर काफ़ी खर्चा वो करना पड़ता था। अब जिस तरीके से शुरुआती दौर के अंदर हम बैलगाड़ी ऊँटों के द्वारा जो आवागमन के लिए आयात निर्यात करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में पशुओं का या बैलगाड़ियों का प्रयोग है वो किया जाता था। और शुरुआती दौर के अंदर जब देखा जाता है तो बड़ा इम्पोर्टेंट इसके अंदर रह जाता है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जब प्रयोग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जैसे अनाज है, कोयला है, इनको ले जाना बड़ा मुश्किल कार्य होता था। और सबसे ये था कि बड़ा टाइम भी बड़ा लगता था, काफ़ी दूर दूर जब ये दूर दराज के देश थे उनको ले जाने आने और ले जाने के लिए किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता था। और दूसरा ये था जब इनको प्रयोग करने के लिए पशुओं जो जो चारे के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में इनका मेंटेनेंस करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में खर्चा वो होता था, क्योंकि जो भी पशुओं के आवागमन के लिए उनका जो प्रयोग करना किया जाता था तो उसके लिए उसकी मेंटेनेंस के लिए उसके रख रखाव के लिए उनके जीवन यापन के लिए जो चारे वगैरह की व्यवस्था करनी थी वो इम्पोर्टेंट थी और वो काफ़ी अधिक मात्रा में जो खर्चा वो किया जाता था। क्योंकि जब संसाधनों को या साधनों के द्वारा आवागमन जब किया जाता है एक देश से दूसरे स्थान पर तो काफ़ी इसके अंदर टाइम भी लगता है और उन चारों का व्यवस्था करनी काफ़ी मुश्किल हो जाती थी शुरुआती टाइम की अगर समय की अगर बात है वो की जाए। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ के लिए सक्षम नहीं होती थी। जिस तरीके से इसका प्रयोग है वो किया जाता था तो शहरों के लिए इस व्यवस्था का मैनेज करना काफ़ी मुश्किल कार्य माना जा सकता है। किस तरीके से किस व्यवस्था से इसका प्रयोग है वो किया जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में इसको मैनेज करना आसानी हो सकता है, लेकिन शहरों में इन व्यवस्थाओं को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हम हमारे ग्रामीण परिवेश के अंदर देख सकते हैं कि जिस तरीके से ही आज के वर्तमान परिवेश के अंदर भी हम देखते हैं कि जितने भी पशुपालन की जो कृषि से संबंधित क्रियाएं थी वो ग्रामीण या कस्बों में अधिक मात्रा में की जाती है शहरों की तुलना में। जितने भी दूध या अन्य जो प्रोडक्शन का कार्य है वो ग्रामीण के द्वारा उसकी पूर्ति है वो अप्लाई की जाती है। तो ठीक इसी तरीके से हम शहरी अर्थव्यवस्था के रूप में उसको मान सकते हैं कि वहाँ इस चीज़ों को पशुओं चारों के लिए उसका मैनेज करना उसकी व्यवस्था बनाना बड़ा मुश्किल कार्य है वो माना जा सकता है। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वस्तर जल मार्ग ही होता है। तो जिस तरीके से इन पशुओं का प्रयोग किया जाता है इनके संसाधनों का इनके चारे के लिए, तो उसके लिए इनकी तुलना में शहरों के लिए परिवहन के लिए अगर सबसे सुगम मार्ग माना जा सकता है वो जल मार्ग ही माना जा सकता है। क्योंकि सड़क मार्ग या पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में जो जल मार्ग के द्वारा जहाज़ों के द्वारा जो जितने भी अनाज अन्य पदार्थों का आयात और निर्यात करने के लिए साधनों का प्रयोग वो किया जाता है, तो सबसे सुगम सस्ता और आसानी से तरीका वो माना जा सकता है। और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में जो खर्च करने की व्यवस्था है वो नहीं रहती और साधनों को जितने भी रॉ मटेरियल है या अन्य जो भी रिसोर्स के साधन हैं उनको एक देश से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा माना जा सकता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें तथा बज्जरे नदी की धाराएं तथा हवा के वेग से चलते हैं जिसमें कोई का खर्चा नहीं लगता, जबकि जानवरों से माल की ढुलाई में की जाए तो उन्हें चारे का खिलाना पड़ता है। अब जिस तरीके से इन नदियों या जल मार्ग के द्वारा जो भी जहाज और अन्य जो संसाधन है या नाव है उनके द्वारा इनका प्रयोग है वो किया जाता है, तो वो हवा के वेग द्वारा इनका प्रयोग है वो किया जा सकता है, जिसके अंदर किसी भी तरह की जो खर्चा वगैरह जो वो नहीं आ सकता। अब जब जानवरों की तुलना में जहाज़ों या इन नावों की तुलना में अगर जहाज़ों या जानवरों का प्रयोग वो किया जाता है तो वो बड़ा मुश्किल रह सकता है। किस तरीके से उनकी खाने पिलाने के लिए उनकी ढलाई के लिए उनकी व्यवस्था है जो बनाए रखनी पड़ सकती है, तो बड़ा शहरी जीवन के परिवेश के लिए इसको मुश्किल है वो माना जा सकता है। तो सबसे आसान और सर्वोत्तम तरीका है वो जल मार्ग के द्वारा नाव और जहाज के द्वारा इसको माना जा सकता है और जो हवा के वेग से अपना चल सकता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जल धाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच जहाँ माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। तो जिस तरीके से ही जहाज़ों के द्वारा या नावों के द्वारा इनका प्रयोग है वो आवागमन के लिए या आयात निर्यात के लिए किया जाता था,
तो जितनी भी छोटी बड़ी नदियाँ होती थी उनके द्वारा सबसे अच्छा परिवहन का साधन माना जा सकता है, और जो हवा के वेग के द्वारा ही अपना रुख या जो चलन है वो बना सकता है। तो बिना रुके कम खर्चे के अंदर इनका प्रयोग है वो किया जा सकता है। और आगे इसी अध्याय में हमारे नगरों का जो विवरण दिया गया उसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो पाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। अब जितने भी फरात नदियों के द्वारा जो आवागमन के लिए जो जिस तरीके से मेसोपोटामिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया, कृषि के लिए नदियों के दक्षिण भारत के अंदर जो सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और जिस तरीके से मेसोपोटामिया के द्वारा, इस सभ्यता के द्वारा जो फरात नदी वो किस तरीके से उस दिनों के अंदर विश्व मार्ग के रूप में विकसित हुई थी, क्योंकि विकसित होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि सबसे अधिक मात्रा में जो आवागमन के लिए संसाधनों के द्वारा या जितने भी कृषि कार्य या अन्य धातुओं के द्वारा जो प्रयोग ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाता था, वो इसी नदियों के द्वारा इनका प्रयोग है वो फरात नदी के द्वारा किया जाता था। तो सभी देशों के लिए सुगम और सस्ता संसाधन था, और सबसे महत्वपूर्ण रोल भी इनका माना जा सकता है। व्यापारी के लिए दृष्टिकोण से सबसे आसान, सबसे सुरक्षित तरीका माना जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और किस तरीके से शहरों के विकास करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन नदियों के द्वारा जो विश्व मार्ग का रूप अपनाया गया था, वो आगे इसका डिटेल के अंदर दिया गया है। जो आगे वाला हमारा टॉपिक रहेगा वो लेखन कला का विकास रहेगा, किस तरीके से इन सभ्यता के द्वारा, इस मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा जो लेखन कला का विकास है वो किस तरीके से डेवलपमेंट है वो हो पाया था। तो आज का वीडियो इतना ही। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक है वो समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करते रहें। मेरी वीडियो है, मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद दीपक के माध्यम से आप प्लेलिस्ट में जाके, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक की प्लेलिस्ट में जाके आप अन्य जो वीडियो हैं क्लास के हैं, जो +1 की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, और +2 की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और 10th की SST है, उसकी वीडियो आप सभी मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और दूसरे बच्चों के लिए आप शेयर कर सकते हो। जो आपकी जानकारी में जितने भी बच्चे हैं वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के अंदर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।